आजकल के टाइम पर रिटायरमेंट प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है, जिससे कि वो अपने लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म या फिर बेस्ट असेट चूज कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी ऑफ पीपल की, तो वो हमेशा चूज करते हैं स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटीज़, क्योंकि आजकल के टाइम पर ना लोग उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर रिटायरमेंट की बात की जाए, तो रिटायरमेंट एक ऐसी प्लानिंग होती है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, क्योंकि उस एज में आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता और रिटायरमेंट के बाद आप इतना रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप एक सेफ रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आप खुद अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आज मैं आपको जितना भी पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बताने वाली हूँ, एसेट क्लास बताने वाली हूँ, वो हर किसी पर्सन के गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका कितना रिस्क एपेटाइट है, कौन कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आप पर भी बिल्कुल डिपेंड करता है। लेकिन यस, अगर आप एक जनरल प्लानिंग चाहते हो जहाँ पर आपका जो पैसा है बिल्कुल करेक्टली इन्वेस्ट हो जाए अलग अलग जगहों पर, तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। बट यस, उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि आप बेसिकली कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब सबसे पहले बात की जाए मेजर अमाउंट की, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के 50% अमाउंट की। मैंने आपको बताया कि आजकल के टाइम पर लोग स्टॉक मार्केट से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इक्विटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी में ही इन्वेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अपना जो मेजॉरिटी अमाउंट है, यानी कि 50% अमाउंट है, वो आपको हमेशा अपने इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसे भी सेफर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप बाय इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। अब अगर बात की जाए इंडेक्स फंड्स की, तो इंडेक्स फंड्स में कंपनीज वो वाली होती हैं जो टॉप कंपनीज हैं, जो मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हर सेक्टर में काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है और आगे बढ़ती भी जा रही है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इंडिया की जीडीपी नंबर 1 जीडीपी बन जाएगी और हमारी इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी पर आ जाएगी। अब ये तो नहीं पता कि ये कौन से साल में होगा, बट होगा जरूर। जिस स्पीड से हमारी इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, सारे सेक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, कंपनीज मार्केट में इतना अच्छा काम कर रही हैं, उसी हिसाब से अगर आप टॉप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में फायदा जरूर मिलेगा और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो बेसिकली इकोनॉमी को ही चलानी है, जिनका गिरना या फिर बर्बाद होना बिल्कुल ना के बराबर है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई कंपनी ऐसी भी निकलती है जो बैंकक्रप्ट हो जाती है, जैसे लॉस हो जाता है, भाग जाती है, फ्रॉड कर देती है, तो वो 50 कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी होगी जिसे भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जो कंपनी टॉप परफॉर्मिंग है। अब अगर बात की जाए कि बहुत ज्यादा अभी के टाइम पर जैसे देखा जाए तो मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, क्योंकि हमें जो प्राइस मिलेंगे वो हायर प्राइस मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप एसआईपी कराते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप हर अमाउंट पर इन्वेस्ट करते हो, यानी कि अगर अमाउंट ऊपर जा रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नीचे जा रहा है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई की, अगर आप अपना सारा अमाउंट एक साथ में इन्वेस्ट कर देते हो इन इंडेक्स फंड, यानी लमसम कर देते हो, तो भी अगर मैं पास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स देखूं, तो इंडेक्स फंड ने जब ऑल टाइम हाई थे उसके बाद भी उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, जो कि लगभग 13 to 14% थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 50% अमाउंट आपको इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहीं से ही आप ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये तो हमने बात कर ली 50% की, आगे बढ़ते हैं 10% के ऊपर आते हैं। 10% अमाउंट आपको कराना है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में तो कहाँ ही अमाउंट मिलता है, वहां तो सिर्फ पैसा रखा रहता है, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आजकल के टाइम पर एफडीज पर भी काफी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। और साथ में आप क्या कर सकते हो, आप एफडी लेडरिंग वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको अपने अमाउंट को डिवाइड कर अलग अलग एफडी करानी होगी विद डिफरेंट टेन्योर्स। इससे क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है एफडी का भी वो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपका ये रहता है
है कि आपके पास लिक्विडिटी बनी रहती है। जैसे आपकी एक एफडी 1 साल में मैच्योर हो जाएगी, दूसरी एफडी 2 साल में मैच्योर हो जाएगी, तो आप उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकते हो ज्यादा रिटर्न के लिए। और साथ में ना आपको एफडी में, जब भी आप एफडी में अमाउंट इन्वेस्ट करो तो एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि कौन से ईयर पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक दिन के डिफरेंस में आपका जो रिटर्न है वो कम या फिर ज्यादा हो जाता है। अब कुछ लोग 5 साल के लिए करा रहे हैं अपनी एफडी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं 6 साल के लिए एफडी करा रहे हैं। अब 5 साल वालों को तो मिल रहा है अराउंड 8% रिटर्न, वहीं अगर बात की जाए 6 साल वालों तो उनको मिल रहा है अराउंड 7% रिटर्न। तो आप क्या कर सकते हो, आप 5 साल के लिए एफडी करा सकते हो। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट टेन्योर वाली एफडी करा सकते हो ताकि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाए। अब ये 10% की बात हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट 30% है वो कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा, वो इन्वेस्ट किया जाएगा डेट फंड्स में, जिसमें बॉन्ड्स भी आ जाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। तो आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, डेट फंड्स में। डेट फंड्स की अगर बात की जाए तो ये एफडी की तरह ही होता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, एक फिक्स्ड रिटर्न भी मिलता है। बट सिर्फ एक चीज यहाँ पर ये होती है कि थोड़ा सा जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर आरबीआई ही बॉन्ड्स को इशू करती है। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात की जाए तो यस, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि कंपनी अगर भाग गई, किसी कंपनी ने अगर बॉन्ड्स इशू किए हैं, कंपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई या बैंकरप्ट हो गई, तो ये थोड़ा सा रिस्क वहां पर रहता है। लेकिन यस, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो 30% आपको कहां इन्वेस्ट करना है, डेट फंड्स में। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड्स में हम लॉन्गर टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है जो ये है डायनेमिक बॉन्ड फंड। इसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म बॉन्ड अच्छा काम कर रहा है तो आप वहां स्विच कर लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो आप वहां स्विच कर लो। तो आप इसी अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हो और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड जो होता है वो भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है अपना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर बात की जाए लास्ट 10% कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, तो वो है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हर टाइम इंक्रीज ही होगी। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि गोल्ड का प्राइस बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुआ है, तो आपको लगभग 10% तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट कियोसाकी की, तो वो भी यही मानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही अच्छा एसेट क्लास हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यहाँ तक कि गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर बात की जाए बेस्ट ऑप्शन की, तो बेस्ट ऑप्शन होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जहां पर आपको 100% सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि आरबीआई बैक्ड होता है और साथ में एक्स्ट्रा 2.5% का पर एनम रिटर्न भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा तरीका है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर आप चाहो तो आप फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा स्पेस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको कभी भी ज्वेलरी चूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे चार्जेस ऐसे पे करने पड़ जाते हैं जो हो सकता है सेल करने के टाइम आपको नहीं मिले, जैसे कि जीएसटी हो गया या फिर मेकिंग चार्जेस हो गए। गोल्ड की ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस हमेशा ही लगते हैं, तो गोल्ड में आपको ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेनी चाहिए। बट ऐसा अगर आपको पहनना है, कहीं बाहर जाना है, आपको शौक है, तो आप गोल्ड ज्वेलरी जरूर खरीद सकते हो। सो एट लास्ट आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो फॉर रिटायरमेंट। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा सेफ तरीका है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने रिटायरमेंट ले पाओगे। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, ट्रेडिंग की, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जब रिटायरमेंट की बात आती है तो आपको हमेशा सेफ प्ले करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता और हम अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको हमेशा सेफ रिटायरमेंट प्लानिंग ही करनी होगी। अगर आप चाहो तो आप इस पूरे पोर्टफोलियो को जो मैंने आपको बताया उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलग है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उस तरीके से भी प्लान कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।